हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका द बिंज वॉचर सिद्धांत। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज के बाकी के दो एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, यानी कि एपिसोड 5 और 6 को। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड 5 का नाम है पिकमैन्स मॉडल और इसे डायरेक्ट किया है कीथ थॉमस ने। ये कहानी 1909 और खम मैसाचुसेट्स की है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं थर्बर नाम के एक आर्टिस्ट को, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड रेबेका से मिलने आया हुआ था और उसकी पेंटिंग बनाकर वो वापस अपने आर्ट कॉलेज चला जाता है। अब इस आर्ट कॉलेज के अंदर और भी बहुत से लड़के पेंटिंग सीखने आए होते हैं। यहाँ पर टीचर सबको बताते हैं कि स्टूडेंट्स आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है और जिसकी आर्ट सबसे बढ़िया होगी उसकी आर्ट को आर्खम गैलरी के अंदर रखा जाएगा। जिसे सुन के सारे स्टूडेंट काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और थर्बर पहले से ही आर्ट कंपटीशन जीतता आ रहा था। अब टीचर नए स्टूडेंट पिकमैन को सबसे मिलवाता है, जो यहाँ पर पेंटिंग सीखने आया हुआ था। अब सभी लोग तैयार थे पेंटिंग बनाने के लिए और एक मॉडल आकर सेंटर में बैठ जाता है, जिसको देखकर सब उसकी पेंटिंग बनाने लगते हैं और सबकी ही पेंटिंग काफी अच्छी थी, लेकिन थर्बर की पेंटिंग सबसे ज्यादा अच्छी थी। जब थर्बर पिगमैन की पेंटिंग देखता है तो उसने उस मॉडल को अजीब तरीके से ड्रॉ किया था, जिसके 2 से ज्यादा हाथ थे, बॉडी पर जख्म थे और स्किन सड़ी हुई थी, जो थर्बर को थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगती है। अब अगले सीन में सभी लड़के पिगमैन के बारे में बैठकर बात कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उम्र में काफी बड़ा था और उसकी मदर बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद उसके डैड पागल हो गए और उसके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है और वो कब्रिस्तान में बैठकर पेंटिंग करता रहता है। ये बात थर्बर को काफी अजीब लगती है। अब थर्बर कब्रिस्तान के अंदर जाता है और उससे मिलता है और उससे बात करता है। पिकमैन कब्रिस्तान में बैठा हुआ एक मरी हुई कैट को ड्रॉ कर रहा था और थर्बर उससे पूछता है कि वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है और वो ऐसी ड्राइंग क्यों बनाता है, जिस पर वो कहता है कि दुनिया में बदसूरती और अंधकार हमारे बीच ही रहता है, जो कि हमारी अच्छाई की वजह से हमें दिखाई नहीं देता और वो इस अंधकार को देख सकता है। और साथ ही साथ उसे वो अपनी कुछ पेंटिंग दिखाता है, जो कि अजीब अजीब से क्रिएचर और बहुत ही अलग डिस्टर्बिंग चीज़ों के बारे में थी। अब अगले दिन थर्बर को अपनी पेंटिंग अच्छी नहीं लगती, तो वह इस बार आर्ट कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेता। पर पिकमैन ने हिस्सा लिया था, लेकिन जो उसने पेंटिंग बनाकर दिखाई थी उससे सारे जजेस गुस्सा होके वहां से चले गए थे, क्योंकि वो भी काफी अजीब सी थी। अब थर्बर उससे बात करने चाहता है तो पिकमैन उसे बोलता है कि ये जगह उसके और उसकी आर्ट के लायक नहीं है, क्योंकि उसे कोई भी यहाँ पर आर्ट नहीं सिखा पाएगा। अब वो थर्बर को अपनी और आर्ट दिखाने के लिए अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। यहाँ पर उसे वो अपनी और पेंटिंग्स दिखाता है, जिसमें ढेर सारे क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स थे और ये सीरीज एचपी लवक्राफ्ट के मॉन्स्टर के ऊपर बेस्ड है। तो ये मॉन्स्टर भी वही सब हैं और साथ ही कुछ पेंटिंग्स डेथ, कैनबलिज्म और विचेस के ऊपर भी थी। वो थर्बर को ये बताता है कि उसकी फैमिली इंग्लैंड में बहुत टाइम से रह रही है और वो भी विच ट्रायल होने से पहले से। उसकी माँ उसे उन विचेस की कहानी सुनाया करती थी, जहाँ पर उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर की भी एक ग्रेट ग्रैंड मदर थी, जो कि एक विच हुआ करती थी, जिनको जिंदा जला दिया गया। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक सॉर्सरर थी, जिसने अपने हस्बैंड को एक राइड के दौरान मार दिया था और उनका मीट अपने कम्युनिटी के मेंबर्स को खाने को दिया था, जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अब वो इस चीज की पेंटिंग दिखाता है, जो कि देखने पर थर्बर को बिल्कुल लाइव दिखती है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इसके बारे में पिकमैन ये बताता है कि उसे ये सब दिखता है और आवाज सुनाई देती है। अब थर्बर की हालत काफी खराब हो गई थी और वो वहां से चला जाता है, यानी कि ये पेंटिंग्स और ये आदमी काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। थर्बर वहां से बाहर आता है तो एक वैगन में उसे एक आदमी दिखता है, जो कि किसी अजीब सी औरत के साथ इंटीमेट हो रहा था और वो वैगन अचानक से रुक जाती है और वो आदमी उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन उसमें वही विच होती है जो उसके सीने पर अपना हाथ मार देती है, जिससे उसे घाव हो जाता है और अगले ही पल उसकी नींद खुलती है। अब वो अपने रूम पर था
क्योंकि ये एक बुरा सपना होता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बुरा सपना होने के बावजूद भी उसकी शर्ट के ऊपर हाथ मारने का निशान था। इसका मतलब कि ये बुरा सपना नहीं, कुछ और ही था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके कहीं पहुंच गया था। अब वो तैयार होकर अपनी गर्लफ्रेंड रेबिका के घर में एक पार्टी में चला जाता है, जहां पर उसे वही विच और अजीब सी चीजें दिखाई दे रही थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और रेबिका के फादर से वो पहली बार मिला था, और ये वही थे जिन्हें उसने रात को वैगन के अंदर देखा था। और उनके साथ वाली लेडी के अंदर उसे वो विच दिखाई देती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। रेबिका उससे नाराज होकर उसे पार्टी से बाहर निकाल देती है। थर्बर अब वापस से पिकमैन के रूप में जाता है, लेकिन अब तक वहां से वो अपनी सारी पेंटिंग्स और सामान को लेकर जा चुका था, जिससे थर्बर काफी परेशान होता है कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। अब कहानी कुछ समय आगे जाती है, यानी कि 1926 में, और अब थर्बर एक आर्ट गैलरी में एक काफी अच्छी पोस्ट पर है और बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन चुका है। इसकी शादी भी रेबेका से हो चुकी थी और उनका एक बेटा जेम्स भी होता है। लेकिन थर्बर को बहुत दिन बाद वो ही सब बुरा सपना आता है। वो विच अपनी कम्युनिटी के मेंबर के साथ उसे देखती है, जो कि उसके हस्बैंड का मीट खा रही थी, जैसा कि पिकमैन ने उसे बताया था। अब वो डर कर जाग जाता है और नीचे हॉल में आता है, जहाँ पर एक पैक्ड पेंटिंग रखी होती है। वो इसे ओपन करके देखता है तो ये पिकमैन की बनाई हुई पेंटिंग थी, जिसके अंदर कुछ मॉन्स्टर किसी बच्चे के पास में थे। और ये पेंटिंग भी उसको लाइव लगती है और काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। अब वो रेबेका से पूछता है कि ये कौन देकर गया है, जिस पर वो बताती है कि ये कोई पिकमैन नाम का आदमी देकर गया था और बोला था कि वो फिर से शहर में वापस आ चुका है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इधर जेम्स आकर अकेले में पेंटिंग को थोड़ी सी देख लेता है। अगले सीन में गैलरी मीटिंग में जो जो कि पहले से ही थर्बर के साथ आर्ट कॉलेज में पढ़ता था, वो सबको बताता है कि उसे भी एक आर्टिस्ट मिला है जिसकी पेंटिंग काफी अच्छी है और उन्हें वो एग्जीबिशन में लगा सकते हैं। अब ये आर्टिस्ट कोई और नहीं, पिगमैन ही था, जिसे देखकर थर्बर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और जो उसे बोलता है कि वो उसकी पेंटिंग ना लगवाए, जिस पर वो मना कर देता है क्योंकि उसको भी तो सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ के अंदर। उसी दिन जब वो एक कब्रिस्तान के रास्ते से घर जा रहा होता है, तो उसे वहां एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे इग्नोर करके वो घर आ जाता है। घर पर वो देखता है कि पिकमैन आया हुआ था और उससे वो काफी परेशान था, क्योंकि वो खुद जानता था कि पिकमैन के करीब रहने पर क्या मुसीबत आ सकती है और किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। अब रात को जेम्स को भी बुरे बुरे सपने आने लगे थे और मॉन्स्टर दिखने लगे थे, जिससे परेशान होकर वो पिकमैन को मारने का फैसला करता है। अब वो पिकमैन को मारने के लिए कब्रिस्तान में जाता है और उससे बोलता है कि वो यहाँ से चला जाए और उसकी फैमिली से दूर रहे। लेकिन वो कहता है कि वो बस यही चाहता है कि थर्बर उसकी आर्ट को देखे और उसे अपना जजमेंट दे, और अगर वो उसकी पेंटिंग को देख लेगा तो वो उसकी फैमिली से भी दूर चला जाएगा और वो गैलरी के अंदर पेंटिंग्स भी नहीं लगवाएगा, जिस पर थर्बर हामी भर देता है। अब वो उसके घर जाता है और वो उसको एक सीक्रेट रूम लेकर जाता है, जहाँ पर ढेर सारी वही अंधकार और मॉन्स्टर से बनी हुई पेंटिंग होती है। अब थर्बर सबको जलाने लगता है ताकि ये सारी चीजें रियल लाइफ में आकर किसी और को परेशान न करे। पिकमैन उसे रोकने लगता है तो वो उसको भी शूट कर देता है, जो कि मरते हुए ये बोलता है कि वो उनकी पेंटिंग बनाता है जिन्हें वो जानता है और ये सब चीजें रियल में है और उसकी जिंदगी का हिस्सा है और उसका फैमिली पोर्ट्रेट है। और इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। अब इस रूम के अंदर एक कुआं भी था, जो उसकी मौत के बाद खुल जाता है और उससे बाहर आता है एक एचपी लवक्राफ्ट का मॉन्स्टर, जो कि अंडरवर्ल्ड से आया था और वो उसकी डेड बॉडी को क्लेम करके साथ ले जाता है। अब थर्बर डरते हुए वहां से भाग जाता है। अब अगले सीन में वो, रेबेका और जेम्स गैलरी के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर सभी पेंटिंग्स वही लगी हुई थी जिन्हें पिकमैन ने बनाया था और इनको जो लेकर आया था। वो जो को समझाता है कि वो पेंटिंग्स यहाँ से हटा दे, लेकिन उसके पास जाने पर एक अजीब सी चैंटिंग हमें सुनाई देती है और जो की आंखें फूट जाती हैं, जिसका मतलब पिकमैन की पेंटिंग का अंधकार अब बाहर आने लगा था और किसी इन्फेक्शन की तरह सबको हॉन्ट कर रहा था। और यहाँ पर पिकमैन की जो पेंटिंग थी ना, वो काइंड ऑफ केज काम किया करती थी इन सभी को रोकने के लिए।
या इन सभी मॉन्स्टर को लिमिट करने के लिए। और इसी वजह से उनकी पूरी ताकत इस दुनिया में बाहर नहीं आई थी। और यही वजह थी कि उसकी पेंटिंग उसे हमेशा लाइव दिखाया करती थी, जैसे कि बोल रही हो, क्योंकि ये सारे रियल मॉन्स्टर थे जिनको वो कैद करके रखता था। और सबसे बड़ी बात कि वो विचक्राफ्ट के खानदान से था, तो यहाँ पर ये सब तो होना ही था। अब वो जल्दी से रेबेका और जेम्स को संभालने चाहता है, लेकिन वो लोग भी पेंटिंग देख रहे थे, जिन्हें वो रोकता है, पर अभी तक तो वो लोग नॉर्मल थे। अब वो उनको घर भेज देता है और अपने वर्कर्स को सारी पेंटिंग जलाने को कहता है। अब वो घर जाता है और वहां पर रेबेका को देखता है, जिसने अपनी आंखें निकाल ली थी, जिसका मतलब बुरी शक्तियों ने उस पर भी असर कर दिया था। और वो ये कहती है कि कोई आने वाला है, जिसके लिए कोई फीस्ट तैयार कर रही है। और कौन आने वाला है, इसका जवाब हमारे पास पहले से ही है। वही दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। और वो क्या फीस्ट तैयार कर रही है, ये देखकर थर्बर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और उसकी दुनिया अब पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, क्योंकि रेबेका फीस्ट के लिए उनके ही बेटे जेम्स का सर पका रही थी। और एपिसोड यहीं खत्म। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा, जो पिकमैन था ना, उसका जो खानदान था वो विच क्राफ्ट से जुड़ा हुआ था। जो बात उसने बताई थी कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर की ग्रेट ग्रैंड मदर ने ऐसा किया था, यानी अपनी हस्बैंड को काट के खिला दिया था, तो वो बात बिल्कुल सच होगी। और मेरे ख्याल से उसका परिवार शापित हो गया था इन मॉन्स्टर से। और इन पेंटिंग के जरिए वो उनको कैद करके रखता था, उनकी शक्तियों को इस दुनिया में आने से रोकता था। लेकिन यहाँ पर यह चीज थर्बर समझ नहीं पाया, और ना ही पिकमैन उसको समझा पाया। अल्टीमेटली अब यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर इस दुनिया में आने के लिए तैयार हैं। एपिसोड 6 का नाम है ड्रीम्स इन द विच हाउस, जिसे डायरेक्ट किया है कैथरीन हार्डविक ने। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉल्टर्स और एपर्ली नाम के दो ट्विंस को, जहां पर एपर्ली की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और वॉल्टर उसके पास ही बैठा हुआ था और उसको हिम्मत दे रहा था। लेकिन बदकिस्मती से उसकी डेथ हो जाती है, जिससे वो दुखी होता है। लेकिन अगले ही पल उसे एपर्ली की आत्मा दिखती है, जिसे कोई ताकत अपने साथ किसी दूसरे डायमेंशन में खींच लेती है। अब कहानी आती है 1933 में, जहां वॉल्टर बड़ा हो गया था और स्पिरिचुअल सोसाइटी के लिए काम किया करता था, जहां पर वो शहर के सारे मीडियम्स को चेक करता था, उनसे मिलता है और उनको इन्वेस्टिगेट करता है कि वो रियल हैं भी कि नहीं, और रियल होने पर उन्हें स्पिरिचुअल सोसाइटी में ऐड किया जाता है। ये काम 1933 के वक्त में हुआ करता था। लेकिन हमारे इस कहानी का मुख्य हिस्सा नहीं है, बल्कि ये है कि वॉल्टर दरअसल इस सोसाइटी से जुड़ा ही इसलिए था ताकि वहां उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चल पाए जो दूसरे डायमेंशन के बारे में जानता हो और वहां जाने का रास्ता जानता हो, ताकि वो अपनी बहन से मिल पाए। और अगर वो किसी मुसीबत में है तो वो उसको बचा ले, क्योंकि आखिरी बार उसने ये देखा था कि उसकी बहन की आत्मा को कोई खींचकर दूसरे डायमेंशन में ले जा रहा है। अब वो बहुत से मीडियम से मिलता है, लेकिन एक भी सही पर्सन उसे नहीं मिलता, और स्पिरिचुअल सोसाइटी बाहरी लोगों के डोनेशन पर चलती थी। अब वो सोसाइटी हेड से मिलने जाता है। वहां पर एक औरत आई हुई थी जो कि दावा कर रही थी कि उसके घर में किसी दूसरे डायमेंशन का पोर्टल है। लेकिन यहाँ हेड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि लालच में बहुत से लोग झूठे दावे किया करते हैं। अब वो वॉल्टर से बात करता है, जो बताता है कि कुछ नए और रियल मीडियम के बारे में पता चला है। लेकिन हेड उसको वहां से जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि सभी चीजें डोनेशन के ऊपर चल रही थी और अब उनकी फंडिंग काफी कम हो गई थी, जिससे वॉल्टर की फील्ड ट्रिप्स भी रोक दी गई हैं। और मीडियम से मिलने के लिए और उसे अपना खर्चा चलाने के लिए वॉल्टर को एक बार में काम करना पड़ता है। बार में उसे एक आदमी दूसरे डायमेंशन के बारे में बात करता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो बात करता है और उसे अपने कंसर्न बताता है और बोलता है कि वो सिर्फ अपनी बहन से मिलना चाहता है, जो कि दूसरे डायमेंशन में है। इस पर वो कहता है कि वो भटकती हुई आत्माओं का जंगल है और वो खुद भी वहां पर गया हुआ है। इस पर वॉल्टर उसे वहां जाने के लिए हेल्प मांगता है। वो आदमी उसे अपनी ट्राइब के बेस के ऊपर ले जाता है और कैक्टस के फ्लावर से बनी हुई एक ड्रिंक पीने के लिए देता है, जिससे वो उस डायमेंशन में जा सकता था। लेकिन उसको एक चीज याद रखनी होगी कि वहां पर किसी भी चीज को छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये काफी डेंजरस हो सकता है। और ये ड्रिंक भी वो तब ही पिए जब हर हालत में अपनी बहन से मिलना चाहता हो। इस पर वो हामी भर देता है।
यानी कि ये चीज खाली उस डायमेंशन में जाने के लिए और अपनी बहन से मिलने के लिए थी, ना कि किसी चीज में छेड़छाड़ करने के लिए। अब वो ड्रिंक को पीता है और अगले ही पल में रूम में खुद को अकेला पाता है। उसके पास में ही वो दूसरे डायमेंशन का पोर्टल ओपन हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रिंक जो है वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में मदद करता है। अब वो पोर्टल के अंदर जाता है और डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां पर वो आत्माएं फंसी हुई थी, जो कि स्वर्ग तक नहीं जा पा रही थी। और उसे अपनी बहन अपर्ली भी मिल जाती है, जो कि उसको बोलती है कि वो अब अपनी मौत को समझ चुकी है और अब उसके लिए सब ठीक हो गया है। लेकिन वॉल्टर उसे वापस ले जाना चाहता था, जो कि एक बहुत ही बड़ा पाप है, क्योंकि जिसकी बॉडी ही नहीं रही उसको आप लेकर कैसे जाओगे। खैर, अब वॉल्टर एक और बार उस डायमेंशन के अंदर जाता है, पर इस बार उसको वही औरत मिलती है जो स्टार्टिंग में उसे हेड के पास बताने आई थी कि घर के अंदर एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल ओपन हो गया है। वहां पर वो एक पेंटिंग बना रही थी। अब वो एपर्ली से मिलता है और उसे अपने साथ वापस ले जाने लगता है, लेकिन वो मना करती है। इसलिए वो उसको पकड़ लेता है। वापस आने पर एपर्ली के गाउन का एक हिस्सा उसके पास में था, मतलब वो उसे इस दुनिया में ला सकता था। उस कैक्टस के फ्लावर की ड्रिंक को लेने के लिए पैसे चाहिए होते थे और वॉल्टर के पास पैसे थे ही नहीं, तो वो अपने फ्रेंड फ्रैंक से मदद मांगता है, स्पिरिचुअल सोसाइटी के हेड से मदद मांगता है। लेकिन वो मना कर देते हैं और सोसाइटी से भी निकाल देते हैं। और वो उनके ऑफिस में उस लेडी की पेंटिंग को भी देखता है, जिसने वही एक घर बनाया हुआ था, और ये उसने उस डायमेंशन के अंदर भी देखा था। ये घर दरअसल में कजाया मेसन का था, जो एक विच हुआ करती थी, जिसका जिक्र हिब्रू बाइबल के अंदर भी है। उसके पास में एक स्टिक हुआ करती थी, जिससे दूसरे डायमेंशन का पोर्टल ओपन किया जा सकता है, और असल में उसे लोगों ने हैंग करके जला दिया था विचक्राफ्ट के लिए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद किसी ने उसकी लाश चुरा ली थी, जो कि कभी नहीं मिली। अब वॉल्टर उसी के घर में रहने चला जाता है, और उस घर के अंदर वो लेडी भी किराए पर रहती थी, जो कि हेड से मिलने आई थी। वॉल्टर यहाँ पर रहने लगता है और हम घर के अंदर एक इंसान जैसे चूहे को भी घूमते हुए देखते हैं, जो कि कजाया का ही था। रात में वॉल्टर के पास में कजाया का भूत आता है और उसे कुछ समझाता है, और साथ ही साथ वो चूहा ये बोलता है कि ये उन लोगों की चाबी है, इसका मतलब हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब जागने पर वॉल्टर उस दीवार को देखता है जहां कजाया कुछ इशारा कर रही थी, यानी कि उसकी आत्मा, और उसको पता चलता है कि ट्विंस उस डायमेंशन की चाबी होते हैं, और इसलिए वो वहां पर जा पा रहा था। वो अगले सीन में एपर्ली को लेने जाता है, लेकिन कजाया उनके पीछे पड़ जाती है और वॉल्टर को पकड़ लेती है। लेकिन एपर्ली उसे खींचकर वापस रियल वर्ल्ड में ले आती है, और एपर्ली आत्मा रूप में भी यहाँ पर आ गई थी। अब उन दोनों को ही हलचल सुनाई देती है, क्योंकि कजाया भी यहाँ आ चुकी थी, जो सदियों से उस डायमेंशन में कैद थी, और उनका पीछा वो करने लगती है। वो लोग उसी औरत के पास मदद मांगने जाते हैं, और वो एपर्ली को देखते ही बोलती है कि वॉल्टर ने ठीक नहीं किया, क्योंकि उसको मरना है और वो उसको नहीं टाल सकता। और वो और कजाया एक सर्कल में है और वही वॉल्टर दूसरे में। और इस दुनिया में किसी भी आत्मा को लाने के बाद किसी जिंदा इंसान का मरना जरूरी है, क्योंकि उसी की बॉडी के अंदर वो जा सकते हैं। और कजाया उसको मारकर यहाँ पर आना चाहती है, और सुबह तक उसको मार भी देगी। ऐसे ही पेंटिंग उस औरत ने बनाई भी थी, क्योंकि ये सब बातें उस घर में रहते हुए कजाया से ही पता चली थी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर वॉल्टर ने बहुत ही अजीब सी दुनिया को छेड़ दिया था। इनफैक्ट उस आदमी ने जिसने उसको ये ड्रिंक दी थी, उसको ये भी कहा था कि दूसरे डायमेंशन में जाकर उसे किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है, जो कि होने भी वाला था। अब वो लोग बचने के लिए चर्च में जाते हैं, और वॉल्टर फ्रैंक को भी बुला लेता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि कजाया उसको क्लेम करने आ चुकी थी, और उसे लेकर वो उसी घर में चली जाती है जहाँ पर उसे वो स्टिक से मारने वाली थी। लेकिन एपर्ली की आत्मा उसे ही उस स्टिक से स्टैप कर देती है, और कजाया की आत्मा को तबाह कर देती है, और वो खत्म भी हो जाती है। इसके साथ ही एपर्ली का मौत को लेकर डर खत्म हो गया था, तो वो भी अब स्वर्ग के अंदर जा सकती थी। अब हम उसी चूहे को देखते हैं जो वहीं पर घूम रहा था। अब तक फ्रैंक और वो औरत भी घर पर आ चुके थे और वॉल्टर को संभालते हैं, लेकिन उन्हें एटिक से कुछ आवाज आती है, जिसे वो चेक करने जाते हैं।
तो वहां पर कसाया और उस चूहे की लाश पड़ी हुई थी, जिन्हें यहाँ पर किसी ने छुपाया था, और वो भी इसलिए ताकि वो वापस से जिंदा हो पाए। लेकिन अब कसाया की आत्मा तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है? तो हम ये देखते हैं कि वॉल्टर को होश आ जाता है और वो तड़पने लगता है, और उसके अंदर से बाहर आता है वही चूहा जिसने उसे क्लेम कर लिया था। जी हाँ, और सुबह जब सनराइज होता है, मतलब जो उस पेंटिंग में वॉल्टर का नसीब लिखा हुआ था, वो सब कुछ सच साबित हो जाता है कि सुबह होने से पहले वो मारा जाएगा, और वो मारा गया था। यानी कि वो चूहा जो था ना, उस चूहे की आत्मा थी, और ये दोनों ही यहाँ पर जिंदा होना चाहते थे, लेकिन कज़ाया की आत्मा खत्म हो गई थी। उसकी बहन ने उसको बचाया, लेकिन चूहे ने यहाँ पर और वॉल्टर की बॉडी को उसने ले लिया था, जिसके साथ पूरी जिंदगी इस शैतानी चीज के साथ जिएगा। और इसी के साथ में एपिसोड 6 का यहाँ पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जानता हूँ कि ये सीरीज काफी डिले हो रही है, मैं इसके लास्ट के 2 एपिसोड जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए द बिंज वॉचर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।